हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 21 अगस्त 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है वो 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी जो है 299 रुपीज़ का है। अगर आप ये ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करेंगे आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बारे में है। आइए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। कैसे? बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड डिग्रेडिंग डेटा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसको चेंज किया जा सकता है रेडियो एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस के साइंटिस्टों ने एक मेटल मेश को डिज़ाइन किया है जो कि मदद करेगा इनविजिबल शील्ड को डेवलप करने में। जो कि इनविजिबल शील्ड किसके अगेंस्ट रहेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के अगेंस्ट। तो और फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन है जो कि डिस्टर्बेंस कॉज करता है दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। ये परफॉर्मेंस को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के। कैसे? ऑब्स्ट्रक्ट करके, डिग्रेडिंग डेटा करके और समटाइम लूजिंग द डेटा कंप्लीटली ऑल्सो, मतलब पूरी तरह डेटा को लूज करके। और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि देखिए जो इस इंटरफेरेंस को बहुत वाइड स्पैन ऑफ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चेंज किया जा सकता है जिसमें से कुछ है रेडियो और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ईएमआई के बारे में। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में है। आइए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक फ्रेमवर्क है जो डायरेक्शंस देता है गवर्नमेंट एजेंसीज को डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल्स के सारे फेजेस में। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इस प्लान का जो एम ही है यही है कि डैमेज को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके आपदा के दौरान और आपदा के बाद भी। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो प्लान है इसकी स्ट्रैटेजी को अलाइन किया गया है बिल्कुल सेंडाई फ्रेमवर्क की तरह। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस प्लान के बारे में। तो आइए देख लेते हैं एनडीएमपी के बारे में। देखिए डायरेक्शन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट एजेंसीज को डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के सारे फेजेस में। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो था बिल्कुल करेक्ट था। स्टेटमेंट 2 इसलिए इनकरेक्ट था ना क्योंकि ये डैमेज को तो कम करने का पूरा प्रयास करती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, मतलब आपदा के दौरान भी और आपदा के बाद भी, लेकिन नेचुरल सिर्फ नेचुरल नहीं मैन मेड दोनों, मतलब नेचुरल और मैन मेड दोनों को। और स्टेटमेंट में सिर्फ नेचुरल मेंशन था इसलिए वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो एनडीएमपी है वो इनकॉर्पोरेट करती है, उसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर के 10 पॉइंट एजेंडा आते हैं जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। फर्दर इन्फॉर्मेशन वही है कि जो ये जो प्लान है ना इसको भी एकदम अलाइन किया गया है सेंडाई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए स्टेटमेंट जो थर्ड भी था बिल्कुल करेक्ट था। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सेंडाई एक सिटी है, आपको ये बताना है ये सेंडाई सिटी कौन से कंट्री में पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है ये इंडेक्स जो है सर्वशाख के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इसका एक पैरामीटर है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडिया जो है वो रैंक करता है हाईएस्ट इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट रैंक पे है इंटरनेट क्वालिटी के मामले में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है। अच्छा एक बार क्वेश्चन को इससे ध्यान से देख लेते हैं। देखिए जैसे क्या होता है ना कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। देखिए अगर आप तीसरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना
तो ये देख के ही लग रहा है कि ये कितनी वेग इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसमें क्लियर उसकी रैंक नहीं डिस्क्राइब की गई है। अगर इस स्टेटमेंट को पढ़े तो मुझे लगता है कि इंडिया जो रैंक 1 है इंटरनेट क्वालिटी में, जो कि नहीं है, ये सबको ही जानता है, क्योंकि जो और भी देश हैं वो इंडिया से भी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इंटरनेट के मामले में। तो जो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3 है वो तो पक्का इनकरेक्ट होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। बचता ऑप्शन आपका ए और बी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है, पता है कि इंडेक्स जो है वो सर्वसाक के द्वारा रिलीज़ की जाती है, तब तो आप ऑप्शन ए को एकदम करेक्टली गेस कर पाओगे। मतलब लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर यहाँ पे आके आप फंस जाओगे कि ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा। लेकिन ये है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको लगे कि प्रीलिम्स के पेपर में मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप स्मार्ट गेस कर सकते हो। ये आपके नंबर को मैक्सिमम टाइम इंक्रीज ही करेंगे। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन स्मार्ट गेस के थ्रू किया तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि 5 से 6 क्वेश्चन करेक्ट ही हो जाएंगे। लेकिन इनको तभी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा जब आपको लगे कि आपका कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि ऐसी सिचुएशन प्रीलिम्स के पेपर में बिल्कुल ना आए। एंड आई बिलीव इन यू। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। आइए फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया सर्वसाक के द्वारा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो था बिल्कुल करेक्ट था। इंडिया सबसे लोवेस्ट रैंक करता है, मतलब वन अमॉन्ग द लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट नहीं है। सर्वसाक के द्वारा रिलीज़ किया गया, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट था। ठीक, देखिए इसके 5 फंडामेंटल पिलर्स हैं, जिसमें कौन कौन से हैं। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, मतलब सस्ता इंटरनेट। इंटरनेट की क्वालिटी, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि नेटवर्क की सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए, नेटवर्क टावर्स ओवर्स की। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, हाँ ऐसा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जो ईजिली हैक ना किया जा सके। और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, और ऐसे गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो रेगुलेट कर सके। तो इसलिए स्टेटमेंट जो 2 था वो बिल्कुल करेक्ट था। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए इंडिया जो रैंक करता है वो 57 पोजीशन पे करता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस इंडेक्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो एशिया कोऑपरेशन डायलॉग के बारे में है। आइए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो एशिया कोऑपरेशन डायलॉग है वो एक इंटीग्रेशन है इंटरनेशनल एनजीओ का, जो कि प्रमोट करती है एशियन कोऑपरेशन को कॉन्टिनेंटल लेवल पे। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इस डायलॉग का जो एम है वो है ट्रेड और फाइनेंशियल मार्केट को एक्सपैंड करना एशिया के अंतर्गत, और साथ ही साथ एशिया की इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करना ग्लोबल मार्केट में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस डायलॉग के बारे में। देखिए जो ACD है ना वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि कोई इंटीग्रेशन है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, इसीलिए वहाँ पे जो स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट हो जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन सही है कि प्रमोट करेगी एशियन कोऑपरेशन को कॉन्टिनेंटल लेवल पे और हेल्प करेगी इंटीग्रेट करने में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एशियान, सार्क, GCC, शंघाई कोऑपरेशन एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि ये ट्रेड और फाइनेंशियल मार्केट को एक्सपैंड करेगी एशिया में और एशिया की इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करेगी ग्लोबल मार्केट में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, ART के बारे में। हमें ये बताना है कि कौन कौन से मेडिकल प्रोसीजर जो है वो ART के अंतर्गत आते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कायरो प्रिजर्वेशन और सरोगेसी। तो बताइए कौन कौन से मेडिकल प्रोसीजर्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो ART है ना वो कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स को इंक्लूड करती है जो एड्रेस करती है इनफर्टिलिटी को। तो वो प्रोसीजर्स को देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोसीजर है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन IUI, oocyte एंड स्पर्म डोनेशन, कायरो प्रिजर्वेशन, और इसमें सरोगेसी भी आता है। तो ये सारी अरेंजमेंट है ART के अंतर्गत। देखिए इसमें होता है कैसे, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इसमें क्या होता है, जो वुमेन होती है उसका एग लिया जाता है और उसको मैन के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके एक एम्ब्रियो फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ART टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो अशगाबाद एग्रीमेंट के बारे में है। हमें बताना है कि इसका एम क्या था।
तो स्टेटमेंट इस प्रकार है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट को बनाना जो कि होगा साउथ एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच। दूसरा जो इसका एम है वो ये है कि एक ऐसी गैस पाइपलाइन को बिल्ड करना जो कनेक्ट करेगी सेंट्रल एशियंस को साउथ एशियन स्टेट से। तो बताइए, तीसरा ये है कि दोनों के दोनों जो एम है वो बिल्कुल करेक्ट है जो ऊपर लिखे गए हैं, और जो चौथा स्टेटमेंट है वो कहता है कि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अशगाबाद एग्रीमेंट का जो एम था वो दोनों के दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए आज जान लेते हैं इस एग्रीमेंट के बारे में। देखिए, जो अशगाबाद एग्रीमेंट था ना वो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट था। किसके किसके बीच में? ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या किया जाएगा? क्रिएट किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर को, जो कि कैसी फैसिलिटी देगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड की फैसिलिटी देगी। कहाँ पे? सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच में। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2 फरवरी 2018 को। देखिए, इस एग्रीमेंट के एक्सेशन के बाद इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया के पास जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा सेंट्रल एशिया के लिए। अभी जो हमारा कनेक्टिविटी का ऑप्शन है ना वो बहुत गड़बड़ है। क्या है कि हमको अगर मान लीजिए अफगानिस्तान में जाना होता है तो हमको वाया पाकिस्तान जाना पड़ता है, और पाकिस्तान के लिए जाने के लिए हमें वहाँ पे स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रूवल नहीं मिलता, ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत होती है। तो एक नए रूट को डाइवर्सिफाई किया गया है जो मतलब गुजरात से वाया शिप रूट से जाएगा ईरान को। ईरान का एक पोर्ट है अशगाबाद, वहाँ से फिर उसके बाद वाया रेल, रोड और शिप, वाया रेल और रोड के रूट से जाएगा, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा। तो वही फर्दर इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन की है कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या होगा? एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बनाया जाएगा जो कि शिप, रेल और रेलवे को और रोड रूट को दोनों को एनकम्पास करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो ट्रांजिट है ना वो इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशिया को पहुंचाया जा सकता है। मतलब ये कनेक्टिविटी का बेहतर ऑप्शन है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी अशगाबाद एग्रीमेंट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है ना वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर है। आइए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं और करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि आईपीएसएफ जो है ना वो आईपीसीसी का पार्ट है जो कि सपोर्ट करेगा ग्लोबल ट्रांजिशन इकोनॉमी को, ऐसी इकोनॉमी जो कि लो कार्बन, मोर रिसोर्स एफिशिएंट और सस्टेनेबल है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना जिससे कि प्रमोट किया जा सके बेस्ट प्रैक्टिसेस को, किसमें? एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फाइनेंस में। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है कि इंडिया जो है वो मेंबर है आईपीएसएफ का। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं आईपीएसएफ के बारे में। देखिए, जो आईपीएसएफ है ना वो पार्ट है यूरोपियन कमीशन का, ना कि आईपीसीसी का, इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट था। देखिए, इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है हमें। पहला ऑब्जेक्टिव वही है कि एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन को जिससे कि प्रमोट किया जा सके बेस्ट प्रैक्टिसेस को एनवायरनमेंट सस्टेनेबल फाइनेंस में। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें कंपेयर करना है डिफरेंट इनिशिएटिव्स को, आइडेंटिफाई करना है बैरियर और अपॉर्चुनिटीज़ को जिससे कि स्केल अप किया जा सके एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फाइनेंस इंटरनेशनली। और फर्दर इसके कॉन्टेक्स्ट में है वो इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। देखिए, नेशनल और रीजनल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए ना एनहांस किया जाएगा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को जिससे कि अप्रोप्रिएट किया जा सके एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फाइनेंशियल इशूज़ को। आईपीएसएफ के मेंबर्स को देख लेते हैं कौन कौन है। यूरोपियन यूनियन है, अर्जेंटीना, कनाडा, चिले, इंडिया, चाइना, कीनिया एंड मोरक्को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आईपीएसएफ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो दरा नेशनल पार्क के बारे में हमें बताना ये कहाँ पे लोकेटेड है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये राजस्थान में लोकेटेड है। आइए जान लेते हैं इस नेशनल पार्क के बारे में। देखिए, जो दरा नेशनल पार्क है ना वो राजस्थान में है और इसको 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं उनका नाम है दरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, एमपी में जो है कान्हा टाइगर रिजर्व है और झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस नेशनल पार्क के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन 9 में कुछ स्टेट्स मेंशन किए गए हैं। ये 4 स्टेट्स हैं। हमें करना क्या है कि
इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को 2019 को ध्यान में रखते हुए इन सारे स्टेट्स को इनके फॉरेस्ट कवर के असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर के ऑर्डर में लगाना है, पहले सबसे कम उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताइए सबसे कम कहाँ पे है और उसके बाद क्या होगा। तो ये नीचे कोड दिए गए ABCD, इसके हिसाब से आइए देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो ऑप्शन है वो C करेक्ट है। तो सबसे कम कहाँ पे है फॉरेस्ट कवर, हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद केरला में है उससे ज़्यादा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कर्नाटका में। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए हाल में ही फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, तो उसमें टॉप 5 जो स्टेट्स हैं उनको देख लेते हैं फॉरेस्ट कवर के अनुसार। कर्नाटक जो है सबसे टॉप पे, उसके बाद आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सबसे लास्ट में। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, MP में है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मिजोरम में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो पीस फॉरेस्ट इनिशिएट के बारे में है। आइए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है ये इनिशिएटिव जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है इसका जो एम है ना वो एड्रेस करना है लैंड डिग्रेडेशन इशू को, कहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑन बॉर्डर एरियाज। तो आइए बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पहला इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन B करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है ना इनिशिएटिव जो है पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ये UNCCD का इनिशिएटिव नहीं है, ये साउथ कोरिया का इनिशिएटिव है। UNCCD COP14 कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था, दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया है, जिसमें ये सारे कमिटमेंट हैं जिनको फुलफिल करना है। ठीक है, इसका जो मेन एम था ना इस इनिशिएटिव का, यही था कि एड्रेस करना लैंड डिग्रेडेशन इश्यूज़ को, कहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑन बॉर्डर एरियाज़। कॉन्फ्लिक्ट ऑन बॉर्डर एरियाज़ वैसे एरिया होते हैं जहाँ पे दो कंट्रीज़ का उस बॉर्डर को लेकर डिसएग्रीमेंट हो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस इनिशिएटिव के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। इफ़ यू फाउंड इट नॉलेजफुल, प्लीज़ हिट द लाइक button and subscribe to our channel. One thing more, if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.